दोस्तों, एक मेजर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को कहा है कि बेटियां भी इक्वल हिस्सेदार हैं पेरेंटल प्रॉपर्टी में, यानी विरासत में जो भी प्रॉपर्टी मिलती है उसमें बेटियां इक्वल हिस्सेदार हैं। इवन इफ़, यानी अगर वो मर भी चुकी हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के आने से पहले। यानी दोस्तों, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आया था। इसके तहत बेटियों को इक्वल हिस्सेदार बना दिया गया था विरासत की प्रॉपर्टीज़ में। और दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम लोग एक टर्म यूज़ करेंगे जिसका नाम है कोपार्सनर। कोपार्सनर का मीनिंग ये होता है दोस्तों, वो इंडिविजुअल जो कि इक्वली हिस्सेदार है किसी भी अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में, उसको कोपार्सनर कहा जाता है। और मेनली दोस्तों, कोपार्सनर यहाँ पर बेटियों के लिए ही, फीमेल इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ किया गया है इस वीडियो में टर्म, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये टर्म यूज़ किया है अपने जजमेंट में, तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग इस टर्म का यूज़ करेंगे। इसलिए पहले ही मैंने आपको इस वर्ड का मीनिंग बता दिया। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या मीनिंग है इस पूरे जजमेंट का, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में क्या प्रेवलेंस रहा है प्रॉपर्टी डिवीज़न के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लेने से पहले किन किन कोर्ट्स का, किन किन डिसीजंस का रेफरेंस लिया, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने तब दिया जबकि वहाँ पर हियरिंग चल रही थी बहुत सारी अपील्स की, और सारी अपील्स में यही क्वेश्चन किया गया था कि जो ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2005 में आया था, कि क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट भी होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट यानी दोस्तों, ये एक्ट आया था 2005 में, तो इसके मुताबिक इस डेट के बाद ये एक्ट जो है वो लागू हो जाएगा, यानी 2005 के बाद सारी बेटियां इक्वली हिस्सेदार होंगी। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट ये होता है कि क्या 2005 के पहले जितने भी केसेस थे, क्या ये एक्ट उस पर भी लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उसी पे जजमेंट दिया है कि हाँ, डॉटर्स को इक्वल हिस्सेदारी मिलेगी पेरेंटल प्रॉपर्टी में, इवन अगर उनकी मृत्यु भी हो चुकी है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के आने के पहले, तो भी वो इक्वल हिस्सेदार हैं। यही आज एक मेजर जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बेटियों को भी बेटों के ही बराबर इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। बेटियां भी अपने माता पिता की प्यारी संतान होती हैं जीवन भर, और बेटियां भी अपने जीवन काल तक कोपार्सनर रहेंगी, चाहे उनके पिताजी जीवित हों या ना जीवित हों। तो आज 3 जजों की बेंचों ने ये कहा कि ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है उन जीवित कोपार्सनर्स के लिए और उनकी बेटियों के लिए भी एप्लीकेबल है 9 सितंबर 2005 से, चाहे उनका जन्म उसके पहले हुआ हो, चाहे उनका जन्म उसके बाद हुआ हो। तो इस अमेंडमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर बायस निकाल दिया है लीगल सिस्टम से, और इस अमेंडमेंट के तहत ये श्योर कर दिया गया है कि किसी भी जॉइंट हिंदू फैमिली में जो कि मिताक्षरा लॉ के तहत गवर्न किया जाता है, किसी भी कोपार्सनर की डॉटर को भी उतना ही राइट मिलेगा जितना कि एक बेटे को मिलता है। अगर वो बेटे के रूप में जन्मी होती तो उसको भी उतनी ही प्रॉपर्टी मिलती, तो सेम राइट्स उसको भी मिले जाएंगे। दोस्तों, मिताक्षरा लॉ जो होता है वो मेनली नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट है। जब भी पार्टीशन होता है किसी पिता और उसके बेटे के बीच में, तो बीवी को भी उतना ही हिस्सा मिलता है जितना कि बेटे को मिलता है। और एक चीज़ को एम्फसाइज़ करना ज़रूरी है कि कभी भी फीमेल मेंबर पार्टीशन के लिए मांग नहीं करती है, जबकि द्रविड़ा यानी जो साउथ इंडिया में है वहाँ पर मिताक्षरा लॉ का कुछ अलग इंटरप्रिटेशन है। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जितने भी रीजन्स हैं जो पहले मैसूर स्टेट में आते थे, वहाँ पर इस तरह का रूल नहीं फॉलो किया जाता है। तो वही आज सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको स्ट्रेस किया है कि कोई भी बेटी अपनी फैमिली प्रॉपर्टी में उतना ही राइट्स क्लेम कर सकती है हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत, जो कि अमेंड किया गया था 2005 में, जिससे कि बेटियों को भी इक्वल राइट्स दे दिए गए थे बेटियों के मुकाबले, और इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होगा। तो दोस्तों, जो सवाल था जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क दिया है, वो मेन सवाल ये था कि जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का था, जिसके तहत बेटियों को भी इक्वल राइट्स मिल गए थे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, क्या उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था।
यानी जब ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 लागू किया गया था, तो क्या ये एक्ट उसके पहले भी लागू था? उसके बाद तो लागू होना ही था, लेकिन उसके पहले जितने भी केसेस थे, क्या ये उस पर भी लागू किया जाना था? आज उसी पर चर्चा चल रही थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क किया था। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे अपील्स की आज हियरिंग कर रहा था इसी इश्यूज से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन दोस्तों उठा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टिंग रूलिंग्स दी थी 2016 में, 2018 में। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है, जिसका अमेंडमेंट किया गया था 2005 में, उसका सेक्शन नंबर 6 है, उसके इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी रूलिंग्स दी थी 2016 और 2018 में। 2018 में कोर्ट ने यही रिफॉर्म किया था कि जो डॉटर है वो जन्म से ही वो कोपार्टनर बन जाती है, जिस तरह से एक बेटा जन्म से प्रॉपर्टी का इक्वल हिस्सेदार बन जाता है। तो 2018 में यही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन कोर्ट ने आज ये कहा कि कोई भी महिला किसी भी अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सेदारी रखती है, चाहे उसके पिताजी जीवित हों जब वो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था, चाहे उसके पिताजी जीवित ना हो। लेकिन आज से इस जो अमेंडमेंट एक्ट है उसका अब रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट लागू हो जाएगा। 2005 में दोस्तों जब अमेंडमेंट हुआ था तब इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं था, यानी उस डेट से आगे ही बस ये लॉ लागू होने वाला था, उस डेट से पीछे ये लागू होने वाला नहीं था। और आज का जो अमेंडमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कर दिया गया है कि इसका अब रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट भी होगा। तो दोस्तों अब हम इस जजमेंट से रिलेटेड कुछ केसेस देख लेते हैं। तो केस रिलेट करता है गुरुलिंगप्पा साउडी नामक एक आदमी से, जिसकी मृत्यु हो गई थी 2001 में, और मृत्यु के बाद इसके 2 बेटे, 2 बेटियां और उसकी विधवा पत्नी बची हुई थी। ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है ताकि आप इमेजिन कर सकें। तो 1 साल बाद गुरुलिंगप्पा साउडी के पोते ने फैमिली पार्टीशन की मांग की प्रॉपर्टी की, जिसमें उन्होंने अपने दोनों बुआओं को साइडलाइन कर दिया उस पोते ने, जो कि साउडी की बेटियां थी, सगी बेटियां थी। तो वो जो दोनों बुआ थी यानी साउडी की जो दोनों बेटियां थी वो कोर्ट में गई, उन्होंने अपने पिताजी की प्रॉपर्टी का इक्वल हिस्सा मांगा। तो कोर्ट का जो डिसीजन आया वो आया 9 अगस्त 2007 में, और जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट आया था वो आया था 2005 में, यानी 2 साल के बाद आया। तो इसलिए दोस्तों बहुत सारा कन्फ्यूजन प्रिवेल कर रहा है इस तरह के सब्जेक्ट में, क्योंकि बॉम्बे की एक बेंच थी, हाई कोर्ट की बेंच थी, उन्होंने कहा था कि जो भी बेटियां हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के पहले पैदा हुई थी उनको कोई भी पार्ट नहीं मिलेगा अपने पिता के प्रॉपर्टी में। लेकिन जो दिल्ली, उड़ीसा, कर्नाटका के हाई कोर्ट्स थे उनका एक अलग अंदाज था, उन्होंने एक डिफरेंट व्यू रखा था। उन्होंने कहा था कि जो भी बेटियां इस अमेंडमेंट के पहला पैदा हुई हैं लेकिन जो अभी जीवित हैं अमेंडमेंट के बाद में, उनको भी इक्वल हिस्सा मिलेगा अपने पिता के प्रॉपर्टी में। इससे रिलेटेड और 2 केसेस भी हम लोग देख लेते हैं, प्रकाश वर्सेस फुलावती और दनम्मा वर्सेस अमर। तो प्रकाश वर्सेस फुलावती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो अमेंडमेंट हुआ था हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में, उसमें सिर्फ उन्हीं बेटियों को राइट्स मिलेंगे प्रॉपर्टी के जिनके पिताजी जीवित हैं 9 सितंबर 2005, यानी जिस दिन अमेंडमेंट आया था उस वक्त जिन बेटियों के पिताजी जीवित हैं सिर्फ उन्हीं को प्रॉपर्टी में हकदार मिलेगा। मतलब दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि अगर पिता की मृत्यु हो गई है अमेंडमेंट वाले दिन या उसके पहले, तो उनको अब हिस्सा नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी में। लेकिन जो दूसरा केस था दनम्मा वर्सेस अमर, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसका उल्टा डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बेटियों को भी उतना ही राइट्स है जितना कि बेटों को होता है, यानी अगर पिता की मृत्यु होती है तो भी बेटे के पास राइट होता है पिता की प्रॉपर्टी पर, तो सेम वे में बेटियों के पास भी राइट होगा, ये कहा था दनम्मा वर्सेस अमर केस में। फिर नवंबर 2018 में एक 3 जज की बेंच थी जिसके हेड थे AK सिकरी, उन्होंने कहा था कि इसका फाइनल डिसीजन एक 3 जज के बेंच द्वारा ही दिया जाएगा। और आज 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कह दिया कि कोपर्सनरी राइट्स जो होते हैं प्रॉपर्टी के वो बेटियों को मिलेंगे चाहे उनके पिता की मृत्यु हो गई थी अमेंडमेंट एक्ट के पहले। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।